हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट रीमा झा। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि एविडेंस क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। आप साक्ष्य की संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो आप यह वीडियो पूरा देखें ताकि आपको एविडेंस की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्याय प्रशासन में एविडेंस का महत्वपूर्ण स्थान है। एविडेंस द्वारा ही सत्य और असत्य की खोज की जाती है। एविडेंस के अभाव में किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। आपराधिक मामलों में अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे साबित करना होता है। थोड़ा भी संदेह हो तब अभियुक्त दोष मुक्त हो सकता है। एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा कहा गया है कि साक्ष्य विधि न्यायालयों का मार्ग प्रशस्त करती है। यह ऐसे नियमों का प्रतिपादन करती है जो न्याय प्रशासन के सुचारू संचालन में सहायक होते हैं। समस्त न्याय प्रशासन की आधारशिला सबूतों पर ही रखी गई है। फ्रेंड, एविडेंस के अभाव में कोई भी मामला साबित नहीं किया जा सकता है। इस वीडियो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन रहते हुए सबूतों के प्रकार पर चर्चा की जा रही है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम जानते हैं कि साक्ष्य क्या है। फ्रेंड, साक्ष्य अनेक रूपों में प्रचलित शब्द है। फ्रेंड, जैसे कि प्रमाण, सबूत, पुरावा आदि। यह इंग्लिश भाषा के एविडेंस शब्द का हिंदी रूपांतर है। एविडेंस का अर्थ है किसी तथ्य को विधिक साधनों द्वारा स्पष्ट रूप से साबित करना, दिखाना अथवा निश्चित करना। फ्रेंड, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के अनुसार साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स, वे सभी कथन इनके जांचाधीन तथ्य के विषयों के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है फ्रेंड या अपेक्षा करता है। एंड ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें ऐसी दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती है। फ्रेंड, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यह साक्ष्य की शाब्दिक परिभाषा नहीं है। यह केवल साक्ष्य के दो प्रकारों मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य का उल्लेख करती है। फ्रेंड, शपथ पत्र को साक्ष्य नहीं माना गया है। यह साक्ष्य तभी हो सकता है जब न्यायालय द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए। फ्रेंड, समाचार पत्र की रिपोर्ट को भी साक्ष्य नहीं माना गया है। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं साक्ष्य के प्रकार। साक्ष्य के अनेक प्रकार हैं। प्रत्यक्ष साक्ष्य, परिस्थिति जन्य साक्ष्य, प्राथमिक साक्ष्य, फ्रेंड गौण साक्ष्य, वास्तविक साक्ष्य, फ्रेंड अनुश्रुत साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, न्यायिक साक्ष्य, न्यायेतर साक्ष्य। इन सभी साक्ष्यों पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार में चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले जानते हैं प्रत्यक्ष साक्ष्य के बारे में। साक्ष्य विधि में प्रत्यक्ष साक्ष्य का महत्वपूर्ण स्थान है। न्यायालय भी प्रत्यक्ष साक्ष्य को प्रामाणिक मानता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 में भी यह कहा गया है कि प्रत्येक मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। प्रत्यक्ष साक्ष्य से अभिप्राय ऐसे तथ्य की साक्ष्य से है जिसका साक्षी ने स्वयं अपनी इंद्रियों से बोध किया है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि फ्रेंड, प्रत्यक्ष साक्ष्य से अभिप्राय ऐसी साक्ष्य से है जो यदि किसी देखे जाने वाले तथ्य के बारे में है तो साक्षी यह कहता है कि उसने देखा है। इसे चक्षुदर्शी साक्षी भी कहा जाता है, जिसने किसी भी घटना को साक्षात देखा है या अनुभव किया है। जो यदि किसी सुने जाने वाले तथ्य के बारे में है तो साक्षी यह कहता है कि उसने अपने इंद्रियों से बोध किया है। फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल, ए पर बी की हत्या करने का आरोप है। सी न्यायालय में यह कहता है कि उसने ए को बी पर तलवार से वार करते देखा है। यह प्रत्यक्ष साक्ष्य है। फ्रेंड, इसे प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे परिस्थिति जन्य साक्ष्य के बारे में। जब किसी तथ्य को साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है तब ऐसे तथ्य को साबित करने के लिए परिस्थिति जन्य साक्ष्य का सहारा लिया जाता है। फ्रेंड्स, परिस्थिति जन्य साक्ष्य से अभिप्राय ऐसी परिस्थितियों के बारे में साक्ष्य से है जो घटना के इर्द गिर्द घूमने वाले तथ्य का सबूत होती है। फ्रेंड, जिनके अवलोकन से यह पता चलता है कि कोई घटना घटी है। फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल, ए पर बी की हत्या का आरोप है। ए एवं बी के बीच में लंबे समय से दुश्मनी चलना, घटना के बाद ए को जंगल की ओर भागते देखना, एंड उसके कपड़े पे रक्त का दाग होना, उसका गांव से गायब हो जाना आदि ऐसी परिस्थितियां हैं जो एंड बी की ए द्वारा हत्या किया जाने की ओर इंगित करती है।
फ्रेंड, न्याय प्रशासन में यह कहा जाता है कि साक्षी झूठ बोल सकता है लेकिन परिस्थितियां नहीं। परिस्थिति जन्य साक्ष्य की ग्राह्यता के लिए मुख्य दो बातें आवश्यक है, जिसमें पहला है परिस्थितियों को संदेह से परे साबित किया जाना एवं दूसरा है परिस्थितियों का मुख्य घटना से निकट का संबंध होना। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं प्राथमिक साक्ष्य के बारे में। फ्रेंड, तीसरी महत्वपूर्ण साक्ष्य की प्रकार प्राथमिक साक्ष्य है। प्राथमिक साक्ष्य एक सर्वोत्तम साक्ष्य माना जाता है। न्यायालय द्वारा ऐसी साक्ष्य पर सर्वाधिक विश्वास किया जाता है। का संबंध दस्तावेजी साक्ष्य से है। जब किसी विवाद से संबंधित मूल दस्तावेज को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है तो वह प्राथमिक साक्ष्य कहलाता है। इस प्रकार प्राथमिक साक्ष्य से अभिप्राय किसी दस्तावेज की मूल प्रति से है। फॉर एग्जाम्पल, ए एवं बी के बीच किसी भूखंड को लेकर विवाद है। ए द्वारा न्यायालय के समक्ष बी द्वारा निष्पादित रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख मूलतः प्रस्तुत किया जाता है एंड यह मूल विक्रय विलेख प्राथमिक साक्ष्य है। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे गौण साक्ष्य के बारे में। जब किसी तथ्य के बारे में प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है तब गौण साक्ष्य का सहारा लिया जाता है। इसे द्वितीयक साक्ष्य भी कहा जाता है। यह साक्ष्य कम विश्वसनीय होता है तथा न्यायालय द्वारा भी इसे संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। इस गौण साक्ष्य में निम्नांकित को सम्मिलित किया गया है जिसे हम जानेंगे। फ्रेंड, जिसमें ए है मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपियों, बी है मूल दस्तावेज को यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा तैयार की गई प्रतिलिपियों, सी है मूल दस्तावेज से मिलान कर बनाई गई प्रतिलिपियां, डी है दस्तावेजों के प्रतिलेख तथा ई है किसी मूल दस्तावेज की अंतर वस्तुओं के संबंध में उस व्यक्ति द्वारा दिया हुआ मौखिक साक्ष्य जिसने उस दस्तावेज को स्वयं देखा है। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे वास्तविक साक्ष्य के बारे में। वास्तविक साक्ष्य यह साक्ष्य है जो न्यायालय के समक्ष इस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट स्वयं उसे देखकर अपनी ज्ञान इंद्रिय से सही बात का अनुमान लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए पर बी की तलवार से हत्या करने का आरोप है। इस न्यायालय के समक्ष यह तलवार तथा ए एवं बी के रक्त रंजित कपड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। यह वास्तविक साक्ष्य है। तलवार एवं कपड़ों को देखकर न्यायालय घटना का अनुमान लगा सकता है। फ्रेंड, इसे भौतिक साक्ष्य भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे अनुश्रुत साक्ष्य के बारे में। फ्रेंड्स, इसे सुनी सुनाई साक्ष्य भी कहा जाता है। यह कमजोर साक्ष्य मानी जाती है। फ्रेंड्स, न्यायालय द्वारा ऐसी साक्ष्य पर कम विश्वास किया जाता है। यह साक्ष्य ऐसे व्यक्ति द्वारा दी जाती है जिसने घटना को अपनी आंखों से देखा नहीं है या जिसने घटना अथवा किसी तथ्य के बारे में स्वयं अपने कानों से सुना नहीं है अथवा फ्रेंड किसी तथ्य का स्वयं अपनी ज्ञानेंद्रियों से बोध नहीं किया है। फ्रेंड्स, वह केवल दूसरों के मुंह से सुनी सुनाई बात कहता है। फॉर एग्जाम्पल, ए पर बी के घर में चोरी करने का आरोप है। सी न्यायालय में यह कहता है कि उसने डी से सुना है कि ए ने बी के घर में चोरी की है। डी की साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य है। फ्रेंड्स, यानी कि डी की साक्ष्य सुनी सुनाई साक्ष्य है। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं मौखिक साक्ष्य के बारे में। मौखिक साक्ष्य से अभिप्राय ऐसे साक्ष्य से है जो किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर दी जाती है। ऐसे साक्ष्य के प्रत्यक्ष होने की अपेक्षा की जाती है, अर्थात मौखिक सदैव प्रत्यक्ष होना चाहिए। मौखिक साक्ष्य किसी निकट संबंधी का भी हो सकता है। इसरार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया है कि साक्षी का रिश्तेदार या हितबद्ध होना मात्र उसके साक्ष्य को अविश्वसनीय माने जाने का कारण नहीं है। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में। जब किसी तथ्य को साबित या ना साबित करने के लिए साक्ष्य के तौर पर न्यायालय में कोई दस्तावेज, लेख, विलेख, प्रलेख आदि प्रस्तुत किया जाता है तो उसे दस्तावेजी साक्ष्य कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति की आयु या जन्म तिथि विवादास्पद है, उसे साबित करने के लिए न्यायालय के समक्ष विद्यालय का अभिलेख प्रस्तुत किया जाता है। फ्रेंड, यह दस्तावेजी साक्ष्य है। फ्रेंड, वोटर लिस्ट दस्तावेजी साक्ष्य है। दस्तावेजी साक्ष्य के प्राथमिक होने की अपेक्षा की जाती है। भाषण के टेप रिकॉर्डर दस्तावेज है। फ्रेंड, यह कमजोर प्रकृति का साक्ष्य है क्योंकि इनके बदल दिए जाने की प्रबल संभावना रहती है। अतः टेप रिकॉर्डर की शुद्धता एवं प्रामाणिकता को ध्यान में रखते हुए अत्यंत सावधानी से
इसे साक्ष्य में ग्राह्य किए जाने की अपेक्षा की जाती है। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे न्यायिक साक्ष्य के बारे में। फ्रेंड्स, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला प्रत्येक साक्ष्य, चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी, न्यायिक साक्ष्य कहलाता है। फ्रेंड, न्यायिक साक्ष्य सदैव न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया साक्ष्य होता है और वह न्यायालय अभिलेख पर रहता है। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे न्यायोत्तर साक्ष्य के बारे में। न्यायोत्तर साक्ष्य से अभिप्राय ऐसे साक्ष्य से है जो न्यायालय के समक्ष नहीं दिया जाकर अन्य किसी स्थान पर या अन्य किसी व्यक्ति के समक्ष दिया जाता है। फ्रेंड्स, या कथन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए अपने मित्र बी से कहता है कि उसने सी के घर चोरी की है। यह न्यायोत्तर साक्ष्य है। न्यायोत्तर साक्ष्य में न्यायोत्तर सम स्वीकृत भी सम्मिलित है, हालांकि यह सारभूत नहीं होती है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से आज जाना कि साक्ष्य क्या है और साक्ष्य के कितने प्रकार होते हैं। फ्रेंड्स, यदि फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो यदि पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एडवोकेट रीमा झा।